नमस्कार, मैं पंकज प्रसून। दोस्तों, तमिलनाडु का शहर है मदुरई और मदुरई से 30-32 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी श्रृंखला है जिसका नाम है थिरुपरनकुंद्रम। अब इस पहाड़ी श्रृंखला को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में एक नया बवाल शुरू हुआ है और वो बवाल इसलिए क्योंकि इसी पहाड़ी पर भगवान मुरुगन का एक बहुत पुराना मंदिर है। भगवान मुरुगन यानी भगवान विष्णु के अवतार, और जो भगवान विष्णु को मानते हैं वो अधिकतर लोग शाकाहार का पालन करते हैं। अब जिस पहाड़ी पर भगवान मुरुगन का मंदिर है उसी पहाड़ी के एक हिस्से में एक दरगाह है। अब कुछ दिनों पहले ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सांसद नसीब मणि का एक वीडियो वायरल हुआ। उस वीडियो में नसीब मणि और उनके लोग इस पवित्र पहाड़ी पर नॉनवेज यानी मांसाहारी खाना खाते हुए देखे गए और इसके बाद भगवान मुरुगन के भक्तों की भावनाएं आहत हुई और इसी को लेकर तमिलनाडु की राजनीति में उबाल है। पूरी कहानी तफ्तीश से हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और अगर इस कहानी से जुड़ी कोई राय है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो कहानी शुरू होती है कुछ यूं। दिन है शुक्रवार। शुक्रवार को नसीब मणि मुस्लिम लीग के सांसद हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, और उनके समर्थकों में से अधिकतर लोग मुसलमान हैं। वो पवित्र पहाड़ी पर जाते हैं और वहां जानबूझकर मांसाहारी खाना खाते हैं और सिर्फ खाना नहीं खाते हैं, उसका वीडियो भी बनाते हैं और फिर वीडियो को वायरल किया जाता है, ये कहते हुए कि हमने थिरुपरनकुंद्रम की पवित्र पहाड़ी पर मांसाहार खाया। और इसके बाद से जो भगवान मुरुगन के जो भक्त थे वो आहत थे और उन्हीं आहत भक्तों की भावनाओं को प्रकट करते हुए तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलई ने एक ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि नसीब मणि की गिरफ्तारी होनी चाहिए या फिर उन्हें भगवान मुरुगन के भक्तों से माफी मांगनी चाहिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। अब नसीब मणि का तर्क, पहले तो उन्होंने कहा कि मैंने नहीं खाया है, यह फेक वीडियो है, लेकिन बाद में जब यह वीडियो सही साबित हुआ तो नसीब मणि का कहना था कि उसी पहाड़ी पर एक दरगाह भी है जहां बलि प्रथा है, अगर बलि हो सकती है तो उस पहाड़ पे हम नॉनवेज क्यों नहीं खा सकते। अब इस तर्क वितर्क के बीच एक घटना और है। इसी पहाड़ी से जुड़ा हुआ एक विवाद थोड़ा सा पुराना है। बलि के लिए जानवर ले जा रहे थे लोग उस दरगाह में, पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने कहा कि यह पहाड़ी पवित्र है, धार्मिक मान्यता है, इस पर बलि नहीं दी जा सकती, आपको दरगाह जाना है जाइए, दर्शन करना है करिए, नमाज पढ़ना है पढ़िए, लेकिन उस दरगाह के नाम पर उस पहाड़ी पर बलि नहीं दी जाएगी। अब इसके बाद से जो दूसरा पक्ष था, मुस्लिम पक्ष, उसने आंदोलन किया वगैरह। फिलहाल इस पूरे विवाद पर जो सत्ता में है डीएमके, वो बिल्कुल खामोश है, लेकिन डीएमके की सरकार में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग शामिल है। इसलिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि नसीब मणि जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के सांसद हैं, उन्होंने जानबूझकर ये काम किया है ताकि जो हिंदू है उनकी भावनाएं आहत हो सके और जो हिंदुओं से नफरत करते हैं उनके वोट को मोबिलाइज किया जा सके। आपको जानकारी दे दूं कि अगले साल तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं और जब जब तमिलनाडु में चुनाव आते हैं तब तब जानबूझकर ब्राह्मणवाद, हिंदी भाषा के खिलाफ, संस्कृत भाषा के खिलाफ या हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ इस तरह के नैरेटिव सेट किए जाते हैं, क्योंकि जो तमिलनाडु की जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उन्हें लगता है कि अगर हमने हिंदी को गाली दिया, संस्कृत को गाली दिया या फिर हिंदू देवी देवताओं, उनके मंदिरों का अपमान किया तो द्रविडियन राजनीति कंसोलिडेट होता है, जो कि हिंदू हिंदी हिंदुस्तान के विरोध पर चल रहा है। और हिंदू हिंदी हिंदुस्तान का विरोध करने के लिए हर चुनाव के पहले इस तरह का कोई ना कोई शिगुफा छेड़ा जाता है। तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि एक बार फिर से नसीब मणि ने जो किया है वो द्रविडियन राजनीति को मजबूत करने के लिए, उनके वोट को कंसोलिडेट करने के लिए किया है। लेकिन दूसरे लोग ये भी कहते हैं कि जिस तरह
जो डीएमके है या मुस्लिम लीग है वो आग से खेल रही है। कांग्रेस का भी समर्थन है उस सरकार को, मौन समर्थन। हाल के दिनों में तमिलनाडु में हिंदुत्व को लेकर एक नई लहर देखने को मिली है। उसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर का भी मसला है। अन्ना यूनिवर्सिटी में जो बच्ची के साथ जो रेप वाली वारदात हुई, उसके बाद जो खुद को कोड़े मारे अन्नामलाई ने, वो सबने देखा है। उसके बाद पुडुचेरी यूनिवर्सिटी में हुआ, भाषा को लेकर हुआ। कुछ नॉर्थ इंडियन छात्र वहां पढ़ाई करते हैं, वहां एक बच्ची है अपने दोस्त के साथ बात कर रही थी, तो लोकल लोगों ने, लड़की का कहना है कि सेक्सुअल असॉल्ट की कोशिश की। तो एक भाषा हो गया, लॉ एंड ऑर्डर हो गया, और तीसरा जो हिंदुओं के खिलाफ जो एक सेंटीमेंट है उसे उभारने की कोशिश की जा रही है। अब आपको बताते हैं कि तमिलनाडु में जब हिंदुस्तानी को जब गाली देते हैं तो वहां वोट क्यों बढ़ता है। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि यह पेरियार के सोशल मूवमेंट या पॉलिटिकल मूवमेंट के कारण हुआ है। तमिलनाडु में हिंदी को संस्कृत से निकली हुई भाषा माना जाता है, और संस्कृत और ब्राह्मणों के खिलाफ आंदोलन चलाया था पेरियार ने। और पेरियार का जो आंदोलन था वो तमिल बनाम संस्कृत इस तरह से पोर्ट्रे किया गया, और उसमें ब्राह्मण एक तरफ थे और कहा जाता है कि बाकी सारे वर्ग एक तरफ हो गए। तो जाहिर तौर पर ब्राह्मणों की आबादी बहुत कम है, इसलिए जो दूसरा तरफ का जो पक्ष था उसका वोट बढ़ा, और आज हर राजनीतिक दल पेरियार की विचारधारा के नाम पर संस्कृत, हिंदी या हिंदू देवी देवताओं का विरोध करता नजर आता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे वोट बैंक हमारा मजबूत होता है, ब्राह्मणों के अलावा बाकी सारी जातियां हमें वोट देंगी। अब ऐसा है या नहीं है ये तो वहां के राजनीतिक जानकार बता सकते हैं, लेकिन जो मुरुगन स्वामी का मंदिर है, थिरुपरंकुंद्रम का जो पहाड़ी है, पवित्र पहाड़ी, और इसे लेकर तमिलनाडु की राजनीति में एक नया उबाल देखने को मिल रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर यह है कि ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी AIADMK, जो जयललिता की पार्टी थी, दो भागों में बटी है, एक बार फिर से बीजेपी के करीब आ रही है। पिछले विधानसभा चुनाव में डीएमके ने क्लीन स्वीप किया था, AIADMK का लगभग सुपड़ा साफ हो गया था, बीजेपी तो वहां ऐसे भी नहीं थी। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 0 सीटें आई। भले ही अन्नामलाई को आगे करके बीजेपी ने माहौल बनाने की कोशिश की, लेकिन अन्नामलाई खुद अपनी सीट से चुनाव हार गए। अब कहा यह जा रहा है कि विधानसभा चुनाव से पहले अगर AIADMK के दोनों फैक्शन और भारतीय जनता पार्टी एक हो जाती है तो फिर यह डीएमके के लिए बड़ा चैलेंज साबित होगा, क्योंकि कई अन्य क्षेत्रीय पार्टियां ऐसी हैं जो एक मजबूत विकल्प के रूप में ढूंढ रही है, तलाश कर रही हैं कि कौन साबित होता है। डीएमके की जो सरकार है लगातार 2 टर्म चल रही है, एंटी इनकम्बेंसी है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, काम नहीं करने के आरोप हैं, लेकिन तमिलनाडु के लोगों के पास मजबूत विकल्प नहीं है। बीजेपी वहां अकेले अपने दम पर विकल्प नहीं बन सकती, इसके लिए उसे AIADMK के दोनों गुटों का साथ चाहिए। दोनों शुरुआती बातचीत चल रही है, अब ये गठबंधन होता है या नहीं होता है, लेकिन इसी पर यह निर्भर करेगा कि जो 1 साल बाद जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं तमिलनाडु में, उसका क्या परिणाम होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।